साथ विपनेश माथुर। तो न्यूज 24 पर ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है। हम सुबह 10 बजे से ही दिल्ली एनसीआर के गुनहगारों को बेपर्दा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। गम उन्हें बेपर्दा कर रहे हैं हम आज जो सांसों का सौदा कर रहे हैं, जो संकट काल में ऑक्सीजन के लिए बेबस और लाचार हैं। कोई रास्ता नहीं है और मरीजों को दिन दहाड़े ऐसे सौदागर ये लूट रहे हैं। तो हमारे खुलासे में अब तक कितने गुनहगार सामने आए हैं अभी आपको बताते हैं। और ऑपरेशन हॉस्टेज में दिल्ली एनसीआर के 4 बड़े गुनहगार अब तक सुबह 10 बजे से लेकर अब तक बेनकाब हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के 4 बड़े गुनहगार। एक दलाल ने फोन पर 50 लीटर के सिलेंडर के लिए 85,000 रुपए की मांग की। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में दलाल ने 9,000 के सिलेंडर के लिए 65,000 रुपए मांगे। गाजियाबाद के खोड़ा में हमें 2 दलाल ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए मिले और एक दलाल ने 6,000 रुपए के सिलेंडर के लिए 28,000 रुपए मांगे। तो दूसरे ने 7,000 का सिलेंडर था उसके लिए 25,000 रुपए की डिमांड की। मतलब सांसों के जितने सौदागर ऑक्सीजन सिलेंडर के उतने ही रेट भांप लेते हैं किसको कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से सौदा करते हैं, उसी हिसाब से पैसे ऐंठते हैं। उनको नहीं है परवाह कि कौन रो रहा है, किसकी आंखों में आंसू है और कौन गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम के होते हुए, तंत्र के होते हुए ये कैसे सौदा कर रहे हैं सांसों का। हाँ मैम, कहाँ पे चाहिए आपको? भैया मुझे चाहिए ये वसुंधरा में चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। क्या 85,000 पड़ेगा? भैया भैया कुछ कम नहीं होगा? कम करके बताए मैडम, लाख रुपए का सिलेंडर पे होम डिलीवरी 85,000 15,000 रुपए कम हो गए। हमारा जब हम लेके आते हैं 1 रुपया कम नहीं होता। वो बोलते लेना हो लो, नहीं तो रहने दो। समझ लो ना, बड़ी दिक्कत हो रही है भैया। अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, मुझे आप कितना बताया आपने, कितना लीटर बताया? 50 kg। कितना लास्ट बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा। बंदे बीमार है, बंदे बीमार है, तो मजबूरी तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। वो 15 के लिए बोला था भाई, कुछ और का आपने कहा था। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएंगे जितने? हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट में बात कर लेते हैं। आप बात कर लो, नहीं तो फिर कॉल कर। 5 मिनट तो दो। 5 मिनट का टाइम नहीं है सर, मैंने जाना है। बात है सिलेंडर की, मिल जाएगा सिलेंडर? कितने लीटर का? 15 लीटर का सिलेंडर है, 2,500 रुपये का। 2,500 कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत देख लो कैसे नहीं चल रही है। ये रेट की कोई दिक्कत तो नहीं आई? पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 28,000, उसको कम कर देगा जी नहीं। फैक्ट्री से 20-25 हज़ार के आ रहे हैं। पीछे से ही आज हुआ पड़ा सर। वैसे नॉर्मल दिनों में 10-12 हज़ार रुपये का, 10,000 का, 9,000 का, 10,000 का सिलेंडर होता था। अच्छा। पीछे से उन्होंने, अब उनको पता है वो 9-10 हज़ार का, तो वो 30 किलो जो 30 लीटर वाला होता है वो है 9-10 हज़ार का। तो हाँ, कोई 1,000-2,000 तो 1,000-1,500 रुपये का फर्क होता है छोटे सिलेंडर में। जी अभी क्या है हिसाब किताब? 25 से कम नहीं मिलेगा सर अभी तो छोटे हैं 5-5 लीटर के, अगर 2-3 लिए जाए तो वो, लेकिन वो भी सर महंगा ही पड़ जाएगा। हमें फायदा कैसे? बढ़िया छोटा तो हमारे पास है ही, बड़ा ही था। मेरे पास तो ये 15। तो ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया। और कहते हैं लेना है तो लो, जल्दी करो, हमें सिलेंडर और जगह पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाते कभी नहीं है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। सांसें जा रही हैं लेकिन ये सौदेबाजी अपनी लगातार कर रहे हैं। लेकिन कैसे, कौन उनको बल दे रहा है, कैसे ये पनाह ले रहे हैं? सिस्टम इतना जब तंत्र मजबूत बताया जा रहा है तो फिर ये कैसे यहां पर सौदेबाजी कर सकते हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से हम तीखे सवाल कर रहे हैं, थोड़े उनको चुभ जरूर रहे हैं, लेकिन जवाब तो हम लगातार लेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार, तंत्र, पुलिस प्रशासन, उसके बावजूद भी ये कैसे बेनकाब घूम रहे हैं। शिवम छाबरा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अंशुल अभिजीत जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं।
और डॉक्टर D.R. राय, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी के पास आएंगे, चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए ये एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा देते हैं, गाजियाबाद के खोड़ा से है। हमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 दलाल मिले, दूसरे ने 6,000 रुपए सिलेंडर के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से कितने रुपयों की डिमांड की, वो अब हम आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली के उन गुनहगारों को ढूंढ रही थी जो सांसों का सौदा कर रहे हैं, जो महामारी के मारे मरीजों को लूट रहे हैं। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स का अगला पड़ाव था गाजियाबाद का खोड़ा। यहां हमारे खुफिया कैमरे में एक और गुनहगार कैद हो गए। हमें ऑक्सीजन की दलाली करने वाले एक दलाल का नंबर मिला। हमने फोन किया तो हमें रहमान नाम का एजेंट मिला। उसने 15 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 28,000 रुपए मांगे। आपकी बात है सिलेंडर की, मिल जाएगा सिलेंडर? मिल जाए। कितने लीटर का? 15 लीटर का सिलेंडर है, 28,000 रुपये का। 28,000 कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत देख लो कैसे नहीं चल रही है। ये रेट थी। देखा आपने, मार्केट में 15 लीटर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर 6,000 रुपए में मिलता है, उसके लिए 28,000 रुपए लूटे जा रहे हैं। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, खुला खेल चल रहा है। सिलेंडर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आपको भी मिल जाएगा, कैश पेमेंट करा भी मिल जाएगा। कैश पेमेंट करेंगे तब मिलेगा? अभी थोड़ी देर बाद, एक आध घंटे बाद। अच्छा, अभी घंटा लगेगा। गैस भरी हुई मिलेगी या बिना भरी? गैस पूरी भरी हुई। ऑक्सीजन के इंतजार में पेशेंट भले ही मर जाए, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनमें इंसानियत मर चुकी है। ये पैसे के भूखे भेड़िए बन चुके हैं। 1 रुपए कम नहीं करेंगे। कोई मर रहा है तो मरे, सांस थम रही है तो थमे। दिक्कत तो नहीं आई? पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, 28,000 उसको कम कर देगा। जी नहीं। नाम रहमान, मतलब रहम करने वाला इंसान, लेकिन पैसों की लालच में ये शख्स बेरहम बन चुका है। ऐसे तमाम बेरहम हैं जो बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन का गोरख धंधा कर रहे हैं। हैरानी ये है कि इन पर लगाम लगाने वाला, इन्हें जेल पहुंचाने वाला कोई नहीं है। वरुण सिन्हा के साथ विमल कौशिक, गाजियाबाद, न्यूज 24। तो यूपी का गाजियाबाद और उसका खोड़ा इलाका, 15 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने मांगे? 28,000 रुपए। 6,000 में मार्केट में उपलब्ध है, और 28,000 नहीं, जैसे जिसकी स्थिति बनी थी वो खुद को भांपा और फिर 1 लाख तक भी डिमांड हुई और लोगों ने दिए हैं, और उसके बाद भी उनको सांस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शिवम जी, गाजियाबाद का ये खोड़ा इलाका है, 6,000 रुपए कीमत मार्केट में 15 किलो के सिलेंडर की, और मांगे कितने? 28,000 रुपए। ये किसी और की कही सुनी बातें नहीं है। हमारे खुद न्यूज 24 रिपोर्टर ये रिस्क लेकर गए और उन्होंने खुद वहां जाकर ये डिमांड की थी, तब जाकर उनके साथ सौदेबाजी हुई है। ये हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। शिवम जी, ये शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि आपका जो भी डिटेल्स हैं, जो भी लीड्स हैं, अगर वो पुलिस के साथ शेयर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर निर्णय और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, इसमें कहीं को दो राय नहीं। देखिए, कालाबाजारी ये जो मुद्दा का समय है, ये जो कोरोना काल का समय है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ एक और कई लोगों ने इंसानियत से ऊपर उठ करके बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की मदद करी है, पर कुछ ऐसे जिन्होंने लोग आज भी इस समाज के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इस विपदा के काल के अंदर में इसका गलत फायदा उठाया है और लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट आपने दिखाई है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। विश्वास मानिए, माथुर जी, मैंने स्वयं ऐसे 2 लोगों को जो है जानकारी पुलिस को दी और निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करी, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर कार्रवाई की गई, उन पर FIR दर्ज की गई, उनको कानूनी कार्रवाई की गई। तो निश्चित रूप से हम सबको एकजुट होकर के
ऐसे घिनौने जो समाज के अंदर लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बहुत निंदनीय है। इसमें कुछ कहना मुझे लगता है कि कम होगा, अत्यंत दुखद है। नहीं, कहना तो पड़ेगा सर, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की सांसें टूट गईं, लेकिन ये सौदेबाज नहीं माने और इन पर नकेल नहीं कसी गई, नकेल नहीं कसी गई। नकेल भी निश्चित रूप से। और अंशुल जी, ये काला बाजारी का शब्द आपने पहली बार तो सुना नहीं होगा अपनी लाइफ में। नहीं, मैं इसमें डिफर करता हूं। ठीक है, एक मिनट बोलिए शिवम जी, बोलिए, आप बोलिए। प्रशासन शानदार काम कर रहा है, लेकिन जानकारी उन तक पहुंचेगी तो निश्चित वो काम करेगा। नहीं, जब पब्लिक जानकारी देगी सर तो तभी पुलिस काम करेगी। पुलिस का अपना भी तो सिस्टम है, एक तंत्र है जो दूर दूर तक फैला हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम है उनका। क्या उनसे पुलिस से शातिर कोई हो सकता है क्या सर? आज हमारा एजेंडा, मैंने कहा ना विपनेश, हमारा एजेंडा, हमारा जो फोकस है वो इस समय इस बीमारी से लड़ने का है और हम उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है सर, सैल्यूट। देखिए, न्यूज़ 24 जितने भी लोग इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी लोग सांसें छीन रहे हैं, इनको भी तो काबू करना होगा आपको। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत जोरदार तरीके से कर रही है, हमें उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। इस विपदा के दौरान जिस प्रकार का हम सर, हमारा मनोबल गिराना मकसद नहीं है, लेकिन अभी भी हैं जो पुलिस के होते हुए भी सौदा कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना है। मैंने कहा ना कि अगर आपके पास लीड है तो आप निश्चित मुझसे शेयर कर सकती हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी विपनेश जी तो मैं आपका गुनहगार होऊंगा और निश्चित रूप से आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करूंगा। ठीक है अंशुल जी, ये ब्लैक मार्केटिंग का शब्द आप अपनी जिंदगी में पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे सर। जब भी कभी इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं और ये सौदेबाज हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, क्या वजह है सर? कैसे बल मिलता है? क्यों ये पकड़ में नहीं आते? एक दो की गिरफ्तारी हो जाती है, बाकी तो सौदा करके निकल जाते हैं। विपनेश जी, इस खुलासे के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये एको आ रहा है मेरे में, ये थोड़ा सा फिक्स करा दीजिए क्योंकि मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन आपको बधाई। और ये सचमुच शर्मनाक और निंदनीय है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। इस तरह की मुनाफाखोरी, इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, आपदा में इस तरह से अवसर ढूंढना, मौत के साय में इस तरह की हरकत करना सचमुच निंदनीय है। क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन इसकी वजह होती है क्यों ऐसा हो रहा है। ये ना किल्लत समय में ऐसे जो भेड़िए, भूखे भेड़िए जो आपके शब्द है, ये आ जाते हैं बाजार में, तो ये किल्लत है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये मुख्य सवाल है, ये मूल सवाल ये है, ये हमें पूछना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ चुका है, वो रियासतों को सारी जिम्मेदारी दे चुके हैं और इसलिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई में जो कमी आ रही है, जो किल्लतें आ रही हैं, वो केंद्र सरकार इसलिए जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी बुरी बुरी जो खबर आ रही है गोवा से, दिल्ली से, चमनानगर से, तिरुपति से या फिर कहीं और से, वो इसकी जिम्मेदार, इन लोगों की मौत की जिम्मेदार ये केंद्र सरकार है। कुछ दिन पहले मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था, और मन की बात भी क्या है, मन की बात तो एक बयानबाजी का एक अवसर हो जाता है, एक खोखली हमदर्दी का एक अवसर हो जाता है। वहां पर कहा था प्रधानमंत्री ने कुछ करीब 20 दिन पहले कि 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं ये ऑक्सीजन प्लांट है कहां? पहले क्यों नहीं तैयारी की गई? जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, और सीधा ये यहाँ पर माननीय प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं, सीधा सवाल है उसके साथ। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 162 ऑक्सीजन प्लांट वो बनाएंगे, 162 ऑक्सीजन प्लांट। अब ये आलम है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, 32 इलाकों में सिर्फ 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं, उसमें 5 ऑपरेशनल है, सिर्फ 5। तो मतलब सरकार की किसी योजना का मुकम्मल होने का स्ट्राइक रेट सिर्फ 2.5% है। अगर 2.5% है और ऐसी आपदा का वक्त है, संक्रमण का वक्त है, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं सरकार से? ये मुझे बताइए। कौन जिम्मेदार है? शिवम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कुलदीप कुमार जी से मैं जवाब लेती हूँ। ये राजनीति का समय नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में अंशु जी, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। 8 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए, 1 बना पाए, 7 नहीं बना पाए। किसकी जिम्मेदारी है? हर चीज की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती भाई।
प्रदेश सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार को आप लोग हर चीज में डिनाइल में चले जाते हैं, केवल हर चीज में चाहते हैं कि साहब केंद्र सरकार चले जाए, केंद्र सरकार कर ले। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर आप समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में प्रदेश सरकारों की भी उतनी भूमिका होती है केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार ने इस प्रकार समझ से बाहर है करके, आप सच कह रहे हैं, मेरी समझ आप क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि कॉन्सेंट्रेटर पंजाब के अंदर में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है। आपको अगर आपको थोड़ा संशय हो और आपको थोड़ा विश्वास कम हो तो मैं आपको ट्वीट भेज देता हूं, आपको फोटो भेज देता हूं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और आईसीयू के इक्विपमेंट एक कमरे के अंदर में एक पड़े हुए हैं जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? पीएम केयर के द्वारा खरीदे गए इक्विपमेंट आप लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। आप लगातार केंद्र सरकार के आरोप नहीं लगाइए मेरे भाई। ये आपदा का समय है, हम सबको एकजुट होकर काम करने जा रहे हैं और काम करने की अगर क्षमता रखते हैं, मंशा रखते हैं तो कृपया करके जिम्मेदारी को भी उतना सहन करने का वादा रखिए। जिम्मेदारी तो शिवम जी मेरी भी है, जिम्मेदारी अंशु जी की भी है, जिम्मेदारी कुलदीप जी की भी है, जिम्मेदारी डॉक्टर DR राय जी की भी है, जिम्मेदारी सर की भी है। पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, वेदभूषण जी, आम नागरिक की भी है, विपक्ष की भी है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ है? कुलदीप जी जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार है? सांसों का सौदा हो रहा है सिस्टम की नाक के नीचे। जी, मुझे लगता है कि कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी दुखद है कि जिस प्रकार से काला बाजारी को बढ़ावा मिल रहा है, जिस प्रकार से काला बाजारी हो रही है, और जो आपने रिपोर्ट अभी दिखाई है, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी है। और मुझे लगता है कि आज मान लीजिए दिल्ली के अंदर अगर ये हुआ तो आज दिल्ली की पुलिस इस काम में ज्यादा लगी हुई है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो नेता सेवा कर रहे हैं लोगों की, जो ऑक्सीजन को लाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को बांट रहे हैं, ऐसे लोगों पे पुलिस की नजर ज्यादा है, बजाय इसके कि जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, जो लोग सिलेंडर को 80,000 रुपए में 50,000 रुपए में गैस को बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस को शिकंजा कसना चाहिए। और जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, दिलीप पांडे जी जो दिन रात जनता की सेवा कर रहे थे, उनको परेशान किया जा रहा है। के बाद जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद कहा कि जनता की सेवा कर। शिवम जी एक एक करके बात करेंगे, आज एक एक करके बात करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है, सांसों का मुद्दा है, इस पर ऐसे बहसबाजी नहीं करेंगे। आज देश की जनता सुन रही है, देख रही है। इस प्रकार की महंगी कीमतों में चीजों को खरीदना पड़ रहा है। हमने दिल्ली सरकार की तरफ से 1031 एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को कोई भी सहायता चाहिए तो निश्चित रूप से उस नंबर पे जाकर वो चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे उसकी हो कर सकता है। दूसरी बात, हमने जारी की आपसे निवेदन करता हूँ और कन्विशन से कहता हूँ, अगर इस हेल्पलाइन को अगर आपको पर्दाफाश करना है तो कॉल करके देख लीजिए कितनी सहायता मिलेगी। जो आप बोलेंगे मैं फिर कर दूंगा। जनता संवाद पे अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए जनता संवाद पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, निश्चित रूप से आपकी वहां हेल्प होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को भी आगे बढ़कर ऐसे लोगों पर, ऐसे अपराधियों पर जो आपदा के समय में अवसर की तलाश कर रहे हैं, वो आपदा के समय में अवसर की तलाश ना करें। ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप एक पैसा लेके कहाँ जाओगे? आपको ऊपर जाके भगवान जाना होगा। ये आपदा का समय है और कम से कम इस अवसर को छोड़ दीजिए, इसे अवसर मत बनाइए। कुछ लोगों को मिल गई मदद, वो बहुत भाग्यशाली थे, और दिल्ली पुलिस ये चाहिए, यूपी की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों पर, ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसे, बजाय उन नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने के जो जनता की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं, जो जनता को अपने पास से अरेंज करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। नेताओं की चिंता क्यों हो रही है? इमरान हुसैन वास्तव में कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का काम किया है क्या? क्यों चिंता हो रही है? ठीक है, डॉक्टर DR राय आपने नहीं सुना, आप बताइए। आपके मुंह पे लताड़ लगा दी हाईकोर्ट ने, मेरी आवाज नहीं मिल रही है। किस प्रकार से आप लोगों ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था हाईकोर्ट में क्या क्या कहा वो सबके सामने है। आपको इतना पता होना चाहिए। आप लोगों का काम केवल जनता को गुमराह करना है। आपके मित्रों के यहाँ गंभीरता को समझिए, दोनों की आवाज को भी डाउन कीजिए कुछ देर के लिए। भाजपा के लोगों ने किया है। ठीक है, सबसे डॉक्टर DR राय,
सर मैं आपके पास आ रही हूँ। दलाली, हर चीज की दलाली आप लोगों ने स्टॉक करके चीजों को रख लिया और उसके बाद आप ही की पुलिस जाकर जनता के नुमाइंदे, मुझे लग रहा है कुलदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ी देर के लिए उनकी आवाज को परेशान करवाते हो। अगर आपको परेशान करवाना तो अपराधियों को परेशान करवाओ ना। आपके महाराष्ट्र के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो कालाबाजारी कर रहे हैं, कुलदीप जी की आवाज को थोड़ी देर के लिए डाउन किया जाए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जवाब लेना चाहती हूँ डॉक्टर टी आर राय आपसे। सर आपके पास आ रही हूँ। सर जब कोई नेता ये कहता है, हमसे सवाल पूछता है, और अगर कल आपसे ये कहे कि ठीक है आप जो सौदेबाज हैं, सौदागर हैं, उनका सबूत लाके दीजिए, डिटेल लाके दीजिए, पुलिस एक्शन लेगी, कैसा लगता है सर? बड़ी विडंबना है। जो चीजें हम एज ए डॉक्टर होके बार बार कहते रहे कि जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। 2020 के अंदर पेंडेमिक एक्ट तो हम लेकर आए, और पेंडेमिक एक्ट का मतलब हो जाता है मेडिकल इमरजेंसी देश में लग चुकी है, और इस इमरजेंसी के अंदर जो व्यक्ति भी इस प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या इस प्रकार का एक्सटॉर्टिंग ऑफ द मनी करता है, उठा के उसको जेल में डाल दीजिए। 5 साल तक उसकी जमानत मत होने दीजिए, अगर आपने इस देश को बचाना है तो। लेकिन मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पैनलिस्ट आते हैं टीवी के ऊपर, सिवाय एक दूसरे को दोष देने के अलावा कोई काम की बात नहीं करते। अरे मैं एक ही बात पूछता हूं, बार बार आप कहते हैं कि आपदा में अवसर, अगर आपदा में अवसर की बात कर रहे हो तो भाई आज कांग्रेस पार्टी 1-2 कैंप लगा देती, बीजेपी 1-2 कैंप लगा देती, आप 1-2 कैंप लगा देती कि दवाइयां मेरे से लीजिए, ऑक्सीजन मेरे से लीजिए। आप जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा कीजिए। आपदा में अवसर ये ढूंढिए, आपदा में अवसर लूट खसोट का मत ढूंढो। हमारी जनता हमारे सामने अगर दम तोड़ देगी तो कितने दुख की बात होगी। डॉक्टर होने के नाते हमें बड़ा दुख होता है जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस उसकी रुक जाए। बताइए हम काय के डॉक्टर थे भाई? आपने कितने बड़े जोर शोर से आपने ढिंडोरा पीट पीट के बोला हमने ये किया, हमने वो पे, कागज के ऊपर उठा के आज देखते हैं तो सब कुछ नदारद पड़ा हुआ है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं बोलना चाहता, लेकिन देश के साथ गलत हो रहा है। कोई भी पार्टी सिंसियर होकर काम नहीं कर रही है। अरे मैं कहता हूं अवसर ढूंढिए आपदा में और सबकी सेवा कीजिए जनता की। अब आने वाली जनरेशन को पता लग जाएगा कौन हमारे इच्छुक और हमारी सेवा करने वाले लोग हैं, कौन लोग सूदखोर हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप देखिए आज सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अगर संज्ञान लेना पड़े, और आज 10 दिन से हमारी ये ऑक्सीजन के ऊपर बहस चल रही है, अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है। मैं किसको दोष दूं? राज्य सरकारें भी दोषी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है। जब आज से 4 महीने पहले ये कह दिया गया था, मार्च के अंदर 3 महीने पहले कह दिया गया था कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आप डाइवर्सिफाई करके उसको लिक्विफाई करके आप मेडिकल को दीजिए। मेडिकल को दिया तो उसको उनके पास कंटेनर नहीं, उनको वो क्यों नहीं दिए? लॉजिस्टिक का इंतजाम करना सरकारों का काम है, एक डॉक्टर का काम नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ के अपने 6-7 सिलेंडर अपने गाड़ी में डाले और जाके लाइन में लग के सिलेंडर लेकर आए और तो उसके बाद मरीजों की सेवा करे। देखिए इस वक्त देश बड़ी त्रासदी की कंडीशन के अंदर है, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें। हम ये कहें ये गलती हुई है, हमको ठीक करना है, ये गलती है हमको ये ठीक करना है, हम कैसे करें ये बताइए, दोष मत लगाइए। एग्जैक्टली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लगातार हम कह रहे हैं कि अभी इस वक्त मिलके काम करने की आवश्यकता है, और मिलके काम नहीं हो रहा है, इसीलिए आप देखिए कि सांसों के ये सौदागर एक्टिव हो गए हैं। वेदभूषण सर, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि ये कुछ लोग पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो जाएं, इनकी पकड़ में ना आए? देखिए विपलेश कोई ताकतवर नहीं है, डॉक्टर राय साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो इस तरह के अपराधी कोविड माल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर NSA लगाया जाए, सेक्शंस को नॉन बेलेबल बनाया जाए, उनकी बेल ना हो पाए। खान चाचा केस में आज हाई कोर्ट ने मिस्टर काल्ला जो एब्सकॉन्ड हो रखे हैं उनकी बेल को डिसमिस कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 124 FIR अब तक दर्ज की है। आप 1-2 का नाम ले लेते, मैं आपको लिस्ट दूंगा। 110 क्रिमिनल जेल के अंदर भेजे गए, जिसमें 61 केसेस चीटिंग में दर्ज हुए हैं और 68 केसेस होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग के अंदर दर्ज हुए हैं। चाहे मेडिकल से रिलेटेड दवाइयों का केस हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, रेगुलेटर्स का केस हो, इस तरह के जो क्रिमिनल्स है उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। 150 से ऊपर उनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं।
तमाम सीसीटीवी टेक्निकल सर्विलेंस से उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस आइसोलेशन में काम नहीं करती, इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन, जैसे डॉक्टर राय साहब ने कहा, बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आएगी, पुलिस एक्शन लेगी। मिस्टर छाबड़ा ने भी इसी बात को कहा है कि आप कोई चीज संज्ञान में लाए बिना बहुत सीक्रेटली केवल अपने पेशेंट के इंटरेस्ट में जब आप काम करेंगे, केवल अपने पैसे चुपचाप देकर किसी चोर बाजार को देकर आएंगे, पुलिस को कानों कान खबर नहीं होने देंगे, तो पुलिस के पास कोई मैजिक डंडा नहीं है, कोई मैजिक आई नहीं है कि पुलिस वहां से एकदम देख ले, हेडक्वार्टर में थाने में बैठे बैठे देख ले कि हाँ यहाँ पर चोर बाजारी हो रही है। इसके लिए पब्लिक का कोऑपरेशन भी उतना जरूरी है। पब्लिक की मजबूरी है कि उनके जो न्यारे प्यारे अस्पताल में मरने के कगार पर हैं। सरकारों को जरूरत है ऑक्सीजन पहुंचाने की, केवल पुलिस के ऊपर दोष डालकर के पुलिस नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आपके पब्लिक डोमेन में है। पहली ये आम आदमी पार्टी के नंबर का नहीं पता, मैं आपके अपने जो स्टूडियो से आप दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर अभी कॉल कीजिए, अभी आपको जवाब मिलेगा और एक्शन भी होगा, आपको रिप्लाई भी आएगा। मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जैसा राय साहब ने कहा, पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पर जो सही बात है वो अपनी बात जरूर रखेंगे, जिससे पब्लिक को समझ आ सके कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ गलती हुई है, कहाँ क्या होना चाहिए। और बहुत सारी अभी उम्मीदें हैं कि लोग उम्मीद कर रहे हैं पुलिस से, सरकारों से। ये ऐसा ना हो कि सरकारों से, पुलिस से लोगों की उम्मीद टूट जाए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी काला बाजारी कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस हेल्पलाइन पर दें। ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो अकाउंट्स में पैसे ले रहे हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल से ऑपरेट कर रहे हैं, ये अपने अकाउंट्स में पैसे लेते हैं और बाद में कुछ नहीं मिलता। हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में ठगी हो रही है। उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। आज नहीं तो कल कोविड होने के बाद उनका हिसाब किताब दिल्ली पुलिस जरूर करेगी। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। मैं तो एक रिटायर्ड अधिकारी हूं, परंतु उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा और जरूर देना पड़ेगा। कमलेश, वेदभूषण सर, और आप सभी को एक बार मैं फिर क्लियर कर देती हूं, न्यूज 24 का जो मकसद है वो किसी को टारगेट करने का नहीं है, किसी का मोरल डाउन करने का नहीं है। न्यूज 24 तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं, जो भी वॉरियर्स हैं, उनको सल्यूट करता है, और जो ऐसे समय में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं उनको भी सल्यूट करता है। अपना पैसा लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुलदीप जी, ये जो सौदागर हैं ये भी यही हैं, हम आपके और हमारे बीच में। देखिए विघ्नेश जी, निश्चित रूप से जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने उन्हें पूरा सुना, वेदभूषण जी ने कहा, मैंने सुना। ऐसे लोगों पर एनएसए में पैंडेमिक एक्ट के दौरान इतनी बड़ी आपदा में जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वाकई में ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, एनएसए लगाया जाए, कुछ भी किया जाए, ऐसे लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए जो इस समय, इस आपदा के समय में आज भी पैसे कमाने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनकी जगह सलाखों के पीछे है और उनको ये शर्म आनी चाहिए कि आज जब लोग आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करके, उनको सहारा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस आपदा से निकालने का काम कर रहे हैं, चाहे सरकारें हो, चाहे पुलिस हो, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हमारे दिन रात आगे फ्रंट लाइन पे खड़े होके जो जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों की इसको सख्त से सख्त सजा देके डीडीए जो हमारा पैंडेमिक एक्ट है उसके तहत कई सारे प्रावधान है और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। तभी ऐसे लोगों से दूसरे लोगों को सीख मिलेगी कि अगर कोई भी ऐसे समय पर अगर अवसर तलाशने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस हो, चाहे अन्य किसी राज्य की पुलिस हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए और ये सब हम सबको मिलजुल के इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मैं अभी देश की जनता जो सुन रही है, मैं उनसे अपील करती हूं, जो वेदभूषण सर ने कहा है कि अगर आपको नंबर मिलता है और कोई आपके साथ ठगी कर रहा है, सौदा कर रहा है, तो डरिए मत, घबराइए मत, पल्ला मत झाड़िए, आप तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस को सूचित करेंगे और पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फिर हमें बताएंगे। शिवम जी, आज से अभी से एक्शन शुरू होगा, ये अपील करेंगे आप अपनी सरकार से कि अगर पुलिस अपने इलाके में देखेगी तो उनके ही इलाके में ऐसे सौदागर उनको मिल जाएंगे। मैंने कहा विघ्नेश जी, मैं आपने शायद डिस्कशन की शुरुआत में मैंने आपसे ये बात बहुत कैटेगोरिकली कही, यदि इस प्रकार का कोई भी आपका संज्ञान आपके विषय में आता है
निश्चित रूप से आप हमें बताइए, दिल्ली पुलिस को बताइए या किसी भी और प्रदेश की पुलिस को बताएंगी, तो मैं इस बात को बहुत पूर्ण कन्विक्शन से कह रहा हूँ। और ये विषय को दिल्ली का नहीं है विपनेश, ये हम करेंगे, जनता भी हम करेगी, मैंने अपील की है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी प्रदेश, क्या इस पर प्लान तैयार होगा कि वो भी ताबड़तोड़ छापेमारी करें? समाज के हम सभी मुझे लगता है हम सभी का अर्थ यह है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की मीडिया, प्रदेश के राजनेता, प्रदेश के कार्यकर्ता सभी आंख और कान होते हैं पुलिस के। अगर हम उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का सहयोग दे पाएंगे तो मैं इस बात को बहुत कन्विक्शन से कहता हूं कि पुलिस अपनी कार्रवाई बहुत जोर जोर से करेगी। और निश्चित रूप से एनडीएमए के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में लगा हुआ है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होगी, इस बात का मुझे भरोसा है। और आप सरकार के रूप से मैं ये बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यदि सरकार के पास में ऐसे कोई भी मामले आते हैं, सरकार 1% भी कोई देरी नहीं करती, उस पर कार्रवाई करती है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि शायद आपके चैनल पर भी कई बार ऐसी खबरें चली होंगी कि सरकार ने कार्रवाई की है, चलाई है हमने, हम लोग उसकी सराहना की है, हमने तारीफ की है हमने। मैंने कहा कि हम बहुत जिम्मेदारी से इस पर काम करते हैं, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। इस पर अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल जी बोलिए प्लीज। नहीं बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें एकजुट कर इस युद्ध से, इस महामारी से लड़ना चाहिए। लेकिन जब सरकार एकता की बात करती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक सुझाव लिखा था हर्षवर्धन जी को, उन्होंने बिल्कुल वहां पर कूड़ेदान में फेंक दिया, उसको मजाक उड़ाया। अब कल भी यहाँ पर जितने भी विपक्ष दल थे कुछ सुझाव भेजे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए। आपने सुझाव भेजे हैं, उसमें 90% सुझावों पर काम हो रहा है। कौन से सुझाव भेज रहे हैं सर? कुंभकर्ण की नींद सो करके आप जागते हैं और सुझाव भेजने की बात करते हैं। आपका काउंटर लेटर था वो, नड्डा जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, नड्डा जी ने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी, उसका काउंटर रिएक्शन था। सोनिया जी ने कहा सर मैं काहे को करूं, सब लोग मिल जाते हैं। आपने 5-7 लोगों को इकट्ठा कर दिया और चिट्ठी लिख दी। लंबी हो गई है, आपकी अयोग्यता इतनी जिम्मेदार बन गई है। आप इससे ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकलिए, जमीन पर गैर जिम्मेदार है, आप कुछ कर नहीं सकते और सारा पल्ला झाड़ के हमारी जिम्मेदारी मत तय कीजिए, अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। लेकिन क्या ऐसी जिम्मेदारी तय होगी आपस में ऐसे बहस करके? शिवम जी, अंशुल जी, आपने सुझाव दिए तो क्या ऐसी जिम्मेदारी हम तय करेंगे ऐसे बैठ के? एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं, ऐसे बहस नहीं करते हैं। ये मुद्दे को समझिए जरा, इस मामले को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी की सांसों का सवाल है, की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप जी बोलिए, कुलदीप जी बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है, शिवम जी ने जैसे अभी कहा कि सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है, मैं कहता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, बिना राजनीति भेदभाव के, बिना राजनीति द्वेष के अपराधियों पर शिकंजा कसना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, लोगों को पॉलिटिकली परेशान करने के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए। क्यों डिफेंड कर रहे हैं कि इनको अपराधियों को दीजिए ना। नहीं, साथ में बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके बात कीजिए। जैसे बिहार में पप्पू यादव जी को जनता की जो सेवा कर रहे थे, अरे कहाँ चले गए कुलदीप कुमार जी? बात कीजिए ना, दिल्ली में कल्याणपुरी की बात कीजिए, मजनू का टीला की बात कीजिए, कोड़ा की बात कीजिए, दिल्ली में इलाकों में सौदेबाजों ने सांसें छीनी है, इनकी बात कीजिए ना। इतनी दूर मत जाइए कुलदीप जी प्लीज। आज हम न्यूज़ 24 वाले आपकी पोल खोल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब आप बता रहे हो कि सरकार जिम्मेदारी से काम करती है। अगर सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया होता ना तो आज देश की जनता को दिन देखने नहीं पड़ रहे होते जो दिन आज देखने पड़ रहे हैं। आज लोगों को कितनी ऑक्सीजन किल्लत के मारे पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर बैठ करके, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, एक देश के अंदर जिस प्रकार से आप लोगों ने ऑक्सीजन की किल्लत से लेके, वेंटिलेटर की किल्लत से लेके, हॉस्पिटल की किल्लत से लेके, जिस प्रकार से आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाने का काम किया ना, ये पूरे देश ने देखने का काम किया है। एक मिनट कुलदीप जी, कुलदीप जी एक मिनट, कुलदीप जी जिम्मेदार सरकार आपने अपनी बात कह दी है, एक बार सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कीजिएगा एक एक करके। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। कुलदीप जी सुनिए, कहना चाह रहा हूँ कैसे कुलदीप जी कैसे लोगों को इलाज प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अगर आप ऐसे कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो सर फिर कैसे सुनेंगे, कैसे जवाब देगा? नजर आ रही है, आप सवाल उठा रहे, सुन भी लीजिए, एक एक करके बात करते हैं। अंशुल जी आप बोलिए, क्या कहना है आपका? आपके माध्यम से कह रहा हूँ, शिवम छावड़ा यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी
सरकार के, केंद्र सरकार के पास, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है वैक्सीनेशन की पॉलिसी को लेकर भी, और देश के अंदर हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं की पॉलिसी को लेकर भी इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और आज जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है ना, जो ब्लैक मेलिंग सिलेंडर हुई है, जो सिलेंडर बिके, वो इन लोगों के मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है। जो केंद्र सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया है, अगर सभी पैनलिस्ट बोलने लगे तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट कुलदीप जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आपने सवाल रेज किए हैं, आंसर ले लेते हैं एक एक करके जल्दी से। आप अंशुल जी आप बोलिए पहले, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर डी आर राय का रुख करती हूँ। बोलिए शिवम जी जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैक्सीन पॉलिसी है, जो टीकाकरण अभियान है, वो भी कमजोरियों से भरा हुआ है और वहां पर मुनाफाखोरी होगी नहीं तो और क्या होगी। अगर एक वैक्सीन के 5 दाम है और जब जो गरीब आदमी है, जो गरीब नौजवान है, उसको निजी अस्पताल में जाके वैक्सीन लेना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुका है, तो फिर और क्या होगा, प्रॉफिटियरिंग नहीं तो और क्या होगा। ये सरकार की वजह से है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा है कि ये डिफरेंशियल प्राइसिंग आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। ये अंशुल जी एक बात कहूँ, ये जो सौदेबाज है इसी का फायदा उठाते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं कि नेता आपस में उलझ जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उन पर एक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। अभी होना ये चाहिए कि आप उनसे सहमत हो, एक प्लान बनाया जाए, पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करें और सौदेबाजों को अंदर कराए। शिवम जी, आपको उसमें आपत्ति है क्या? कौन मुनाफाखोरी कर रहा है मुझे बताइए। भाई आपने कितनी किल्लत है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, आप कह रहे सुझावों की बात कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो सोनिया गांधी जी और विपक्षी नेताओं ने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, 90% आई एम सेइंग कन्विक्शन से 90% से लगातार काम जारी है, क्रियान्वयन हो चुका है। आपने कहा फ्री में खाना दे दीजिए, राशन दे दीजिए, आप मत विश्वास कीजिए, वो आपका तय है, वो आपका प्रॉब्लम है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप विश्वास करें नहीं करें वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर, आपको जिम्मेदारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। संपादकों देख लीजिए, मुझे आपकी मेरे को आप संतुष्ट होंगे इसकी मुझे जिम्मेदारी नहीं है सर। आपके राहुल गांधी जी केवल ट्विटर पर ट्वीट करके खो जाते हैं, अरे भूल तो वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मेरा काम तो काम करने का है, आप नहीं कर पा रहे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सरकार की दुनिया आलोचना कर रही है, कांग्रेस कुलदीप जी आ रही हूँ मैं आपके पास। शिवम जी, अंशुल जी, देखिए आप तीनों लोग क्या कर रहे हैं, जो मुद्दा हमने उठाया है उस पर बात ना करके एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो संवेदनशील मुद्दा है इस पर बात कीजिए, इसका समाधान कैसे निकले, ये सौदेबाजों को कैसे जेल पहुंचाया जाए, सबक सिखाया जाए, इस पर थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। आ रही हूं मैं। वेद सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए विपनेश, ये पुलिस के लिए नया तरह का चैलेंज है, ये आम ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं जो सारे मामले से जुड़े हुए हैं, पैसे वाले लोग हैं जो ऑक्सीजन का भंडारण करते हैं, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए ड्रगिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, या इस लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके बारे में जानकारी मुहैया कराना पुलिस के लिए बिल्कुल नई चीज है। पूरी हिंदुस्तान की पुलिस के लिए ये बिल्कुल अलग तरह का क्राइम है। इसमें जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी, रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तब तक पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं होगी कि पुलिस को इंटीमेशन दे, तब तक पुलिस को इनकी जड़ों तक पहुंचकर इन पर आघात करना मुश्किल होगा। मैं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों से बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस इनके ऊपर टूट पड़ी है। दिल्ली पुलिस के 28 जवान हमारे मारे गए हैं इस लहर में। पिछली लहर में 33 हमारे दिल्ली पुलिस के साथी मर गए थे कोविड की वजह से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, लोकल थाने, इनके ऊपर टूट पड़े हैं। आप इंतजार कीजिए, केवल पुलिस को कोऑपरेट करें, जानकारी दें, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। जैसे मिस्टर काला जो थे, करोड़ों के आदमी हैं जिनके लंदन से लिंक है, विदेशों से जिनके लिंक है, चाइना से जिनके लिंक है, तो इनको पकड़ना आसान नहीं है पर नामुमकिन नहीं है। यदि आप सब लोग मिलकर मदद करेंगे तो जरूर ये तिहाड़ जेल और बड़ी बड़ी जेलों के पीछे होंगे, इनका बचना नामुमकिन होगा। कोर्ट भी बहुत पॉजिटिव मूड में काम कर रही है, जल्दी से इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको पता है विपनेश, कोर्ट का कितना सख्त रवैया है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखा आपने, हाई कोर्ट का रवैया देखा, उन्होंने केंद्र सरकार को भी पुल किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी पुल किया है, दूसरी स्टेट की जो पुलिस सरकारें हैं उनको भी पुल किया है। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर इस स्थिति से कैसे इससे निपटे, ये जरूरी है और वक्त जरूर हमारा साथ देगा, इससे हम निकल कर जरूर आएंगे। डॉक्टर डी आर राय सर, सहमत हैं आप?
रुद्रेश जी सहमत तो देखिए ना, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही है, हम यहाँ पर आते हैं बहस करने के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं आते। जो व्हाइट कॉलर्स की बात कर रहे हैं सर, ये आपने तो देखा था कि पिछले ऑपरेशन में एक बड़ा डॉक्टर ही सरगना निकला था। मैंने जो एम्बुलेंस के नाम पर सौदेबाजी हो रही थी। विपनेश जी, आपके माध्यम से मैंने टीवी के ऊपर कहा था, जिस डॉक्टर का नाम लिया गया कि वो एक रैकेट चलाता है इसका एम्बुलेंस का, मैंने कहा उसको उठा के बंद कर दीजिए, जब 5 साल तक उसकी जमानत मत होने दीजिए। मैंने आपके माध्यम से ये कहा था, जिस वक्त की 35,000 रुपए दिल्ली से लेके मथुरा के लिए मांगे गए, आगरा के लिए मांगे गए, मैंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास सारी एम्बुलेंस की लिस्ट है। एम्बुलेंस जिस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने प्रीपेड सर्विस रखी है, आप प्रीपेड एम्बुलेंस क्यों नहीं चालू कर देते? हर अस्पताल के बाहर 4 एम्बुलेंस को रख दीजिए, जो नहीं जाता उसे हटा के उसको अंदर कर दीजिए और उसके एम्बुलेंस को जब्त कर लीजिए। जब तक हम ऐसी सख्ती नहीं करेंगे ये मानने वाले नहीं है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों के माध्यम से एक बार नहीं कितनी बार कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन काउंटर पे मत बेचिए, मत सप्लाई कीजिए, सिर्फ कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल को दीजिए। आधार कार्ड के ऊपर एडमिशन के नाम के ऊपर उनका ऑडिटिंग कीजिए, काला बाजारी एक दिन में खत्म हो जाएगी। उसी तरह से आपने ऑक्सीजन के बारे में मैंने कहा, हर आपको मालूम है कि किसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने सिलेंडर हैं, आप उसी ढंग से उनको बात कीजिए, तो हम चाहे तो सब कुछ और ये सर एक मिसमैनेजमेंट का नतीजा भी हर बार भुगतते हैं आप। मिसमैनेजमेंट का नतीजा आम जनता भुगतती है और एक लाइन में यस या नो में। कुलदीप जी, एक्शन पुलिस लेगी, दिल्ली सरकार मदद करेगी, आज से अभी से ही हम देखेंगे कि ताबड़तोड़ एक्शन हो उन सौदेबाजों पर। शिवम जी, यस या नो, आज से ही? बिल्कुल करेगी, पहले भी करती आई है, आज भी करेगी, आगे भी करेगी। विपक्ष सहयोग करेगा? अंशुल जी, लिस्ट बनाएंगे आप भी अगर आपके पास इनपुट है तो। बुनियादी सवाल एक्शन कराइए प्लीज। आई कैसे नौबत ये आई कैसे? किल्लत की वजह से नौबत आई और ये इस पे केंद्र सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है और पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी ही चाहिए। ठीक है, वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हॉस्टेज में हमने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं। हम सरकार से, सिस्टम से यही उम्मीद करते हैं। हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, लेकिन ये 5 बड़े खुलासे किए हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो एक्टिव हैं। प्लीज जागिए और इन पर एक्शन लीजिए ताकि ये सांसों की सौदेबाजी बंद हो और सरकार पर भरोसा बढ़े, आम जनता का सिस्टम पर भरोसा बढ़े। और ये तभी होगा जब आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।